So once again, good evening, everyone. In today's class, we're going to start sequence and series. Now, this chapter will be very, very easy for most of the students because you will have done in class 10 only most of the parts. तो ये चैप्टर अगर देखा जाए तो क्लास 10 का ही कंटिन्यूएशन है, ठीक है, और काफी आसान है, तुम लोगों को पता होगा क्लास 10 में. बट हम लोग ये सोच के नहीं स्टार्ट करने वाले क्योंकि तुम लोगों को क्लास 10 में सब कुछ बहुत कुछ पता है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश. मतलब ये सोच के हम स्टार्ट करेंगे तुमको कुछ नहीं आता. So let's begin this way. Sequence and series. तो ध्यान देना एक बात, ये चैप्टर में है क्या. जैसे ये चैप्टर में बहुत लोग इसका नाम बहुत सारे बुक में फाइनाइट एंड इनफिनाइट भी दिया रहता है. बहुत सारे बुक्स में इस चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज भी दिया रहता है. ठीक है, बहुत सारे बुक्स में प्रोग्रेशन भी दिया रहता है. एक ही बात है, मतलब ये सब कुछ एक ही है. तो क्या है, देखो एक बार ध्यान से. सबसे पहले तुमको समझना है कि सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब क्या है. तो सीक्वेंस क्या होता है देखने एक बार. सी एवरीवन, सी नंबर्स written sequentially following a fixed pattern of progression. It's called a sequence. तो सीक्वेंस होता क्या है, हम लोग यहाँ पे नंबर्स को एक के बाद एक सीक्वेंशियली लिखेंगे. देखो ये सीक्वेंशियली टर्म का मतलब बहुत कुछ होता है. सीक्वेंशियली का मतलब क्या होता है कि हम लोग नंबर्स को एक के बाद एक हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, हम लोग नंबर्स को एक के बाद एक हम लोग लिखेंगे. तो जब हम लोग नंबर्स को एक के बाद एक लिखेंगे, so what is the meaning of this term sequentially? Sequentially means when I am writing next, that will be always written with respect to the previous one. Sequentially मतलब का मतलब क्या हुआ बताओ. तो जब हम लोग लिखेंगे नंबर्स को, we will always write with respect to the previous value. और वहां पे हम सीक्वेंशियली कैसे लिखेंगे, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करके हम लोग नंबर्स को लिखेंगे. तो क्या होता है, उसको सीक्वेंस बोलते हैं. तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 के बाद मैंने 4 लिखा, उसके बाद 6 लिखा, उसके बाद 8 लिखा एंड सो ऑन. तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 है. तो क्लियरली मुझे मेरे दिमाग में एक पैटर्न, देखो मेरे दिमाग में एक पैटर्न आ गया. क्या वो पैटर्न है कि यहाँ पे जो नंबर्स है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं बताओ. तो कैसे ये लिख रहे हैं हम लोग सीक्वेंशियली, वो हम लोग हर नंबर में 2 ऐड कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म. सो जैसे मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स देखा है, देखो 3 नंबर्स, तो मेरे दिमाग में एक सिंपल सा पैटर्न आ गया. एंड व्हाट इज दैट पैटर्न, देखो यहाँ पे कि हर नंबर में हर टर्म में 2 ऐड होगा टू गेट द नेक्स्ट टर्म. ओके, देखो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 के बाद 0 लिखें, 0 के बाद -2, -2 के बाद -4 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग नंबर्स को कैसे फॉर्म कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे सीक्वेंशियली कैसे हम नंबर फॉर्म कर रहे हैं एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करके. वो पैटर्न यहाँ पे क्या है, वो पैटर्न है कि हम लोग हर नंबर में -2 ऐड कर रहे हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हर नंबर में 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. बात बराबर ही है. अगर हम ये बोले कि हर नंबर में हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर हम ये बोले कि हम हर नंबर में -2 ऐड कर रहे हैं, एक ही बात हुआ कि नहीं. देखो तो एक जैसे मैंने 2 में ऐड किया -2 तो 0 आ गया, 0 में ऐड किया -2 तो -2 आ गया. या फिर हम ये बोले कि हम 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 0 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, -2 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें. सो तो बात बराबर ही हो. तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है. हम लोग यहाँ पे नंबर्स को सीक्वेंशियली मतलब एक के बाद एक हम लोग नंबर्स को लिखते हैं एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करके. ठीक है, जो कि हम पैटर्न जो है 3 या 4 नंबर्स को देखने के बाद ही वो समझ में आ जाता है. पैटर्न हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि यही पैटर्न से आगे बढ़ रहे हैं. ओके, कम से कम उनको 3 टर्म्स पता होना चाहिए टू नो द पैटर्न. ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो सीक्वेंस हो जाता है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पैटर्न जो है हम लोग ने एक फिक्स नंबर को ऐड किया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने फिक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, जरूरी नहीं कि पैटर्न ऐसा ही हो. ऐसा भी हो सकता है कि 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है एंड सो ऑन. तो यहाँ पे पैटर्न क्या है कि हम लोगों ने एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया टू गेट द नेक्स्ट टर्म. ऐसा भी हो सकता है कि 2 के बाद 1 है, 1 के बाद हाफ है, हाफ के बाद 1/4 है एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि फिक्स नंबर को हम लोग ने 2 से डिवाइड कर दिया. देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे हाफ आएगा.
अगर हम हाफ को 2 से डिवाइड कर दें तो 1/4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी पैटर्न से ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि हर नंबर में, हर टर्म में हम लोग हाफ मल्टीप्लाई करें टू गेट द नेक्स्ट टर्म, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हर टर्म को हम 2 से डिवाइड करें टू गेट द नेक्स्ट टर्म। बात बराबर ही है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे पैटर्न एड या सब्ट्रैक्शन का है, यहाँ पे पैटर्न मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का पैटर्न। तो पैटर्न के हिसाब से हम लोग सीक्वेंस को क्या बोल सकते हैं कि अगर वो प्लस या माइनस का पैटर्न फॉलो करेगा तो उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और अगर वो पैटर्न इनटू और डिवीजन का फॉलो करेगा तो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, दैट इज जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, मतलब जहां पे नंबर जो है पैटर्न अरिथमेटिकली बढ़ रहा है, मतलब कोई चीज ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट टर्म आ रहा है, और यहाँ पे हम कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ओके, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो सपोज मतलब मिक्स भी हो सकता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि 1 स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 3 स्क्वायर, उसके बाद फिर 5 का स्क्वायर। देखो तुम्हारे दिमाग में एक पैटर्न सेट हो गया कि नहीं? अगर मैंने 3 नंबर्स यहाँ पे लिखा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो क्या तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ गया कि 5 स्क्वायर के बाद क्या आएगा, बताओ तो। यस, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो ये भी सीक्वेंस ही हुआ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सीक्वेंस मतलब एपी और जीपी होते हैं, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम सीक्वेंस बोल सकते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही सिर्फ होता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न कैसा भी हो सकता है, मतलब हम लोग आगे देखेंगे कि एपी और जीपी के बाद मतलब मिक्स सीरीज भी हो सकते हैं। समझ में आया तो बात, मिक्स्ड भी हो सकता है, मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो एपी हो या जीपी हो, वो मिक्स्ड भी हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसा चीज है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। तो बता सकते हैं एचपी का मतलब क्या होता है, एनीवन? हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोई सुना है तुमको? है नहीं सिलेबस में, बट फिर भी हम एक बात बता रहे हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम लोग एक बार डिस्कस करें कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कोई बता सकते हैं? ध्यान नहीं तो जैसे देखना इधर जो एपी होता है ना, एपी, एपी का टर्म्स को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, एपी का टर्म्स को अगर हम रेसिप्रोकल करके लिख दें तो इसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट एवरीवन, अगर हम एपी का टर्म्स को रेसिप्रोकल करके लिख दें तो क्या होता है बताओ तो, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस में बार बार सीक्वेंस बोले जा रहा हूं, लेकिन सीरीज का मैंने कहीं भी नाम ही नहीं लिया। देखो सीक्वेंस बोलते क्या, लेकिन मैंने सीरीज का कहीं नाम नहीं लिया। तो मुझे कोई बता सकता है कि सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या होता है? क्या कोई डिफरेंस होता है या सेम ही चीज है, सेम चीज का अलग अलग नाम है? कोई बता सकते हैं क्या ये अलग अलग चीज है या सेम चीज का एक अलग अलग नाम है? I mean अलग अलग चीज है, I mean if they are two different things or they represent the same thing with two different names, what do you all think? Yes, नहीं पता, ध्यान दो। देखो एक्चुअली क्या होता है कि सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो टर्म्स होता है ना, वो टर्म्स को लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, मतलब हम लोग वहां पे टर्म्स को सिर्फ लिख देते हैं, एक के बाद एक टर्म्स को लिख देते हैं। बट सीरीज का मतलब क्या होता है, अगर हम वो सारे टर्म्स को सम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, अगर हम वो सारे टर्म्स को समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो क्या फॉर्म होता है बताओ तो, सीरीज फॉर्म हो जाता है। तो बताओ तो इसका सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसका सीरीज रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो ऑन। इसका सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 2 प्लस 0 प्लस ऑफ -2 प्लस एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब है जहां पे भी हम लोग टर्म्स को एक पैटर्न को फॉलो करके अगर हम टर्म्स को कॉमा से सेपरेट कर दें तो वो सीक्वेंस कहलाता है, और जहां पे सेम पैटर्न को फॉलो करके अगर हम टर्म्स को प्लस से कनेक्ट कर दें, मतलब सम कर दें, ऐड कर दें, तो क्या होता है बताओ तो, सीरीज फॉर्म होता है। तो हम लोगों ने देखा कि देखो सीरीज मतलब सीक्वेंस तुम्हारा एपीबी पे भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकली भी बढ़ सकता है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हो सकता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी हो सकता है, मिक्स सीरीज भी हो सकता है, मतलब स्पेशल सीरीज भी हो सकता है। बट तुम्हारे सिलेबस में क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है, इसके अलावा सब कुछ है। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। So let us begin our today's class with AP, that is arithmetic progression. पहले हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं।
So here we begin with AP, that is arithmetic progression. So what is arithmetic progression or AP? Here the pattern of progression is we either add or subtract constant number to every term to get the next term. हम लोग कांस्टेंट नंबर को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म. इस तरह का पैटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जो भी हम लोग ने देखा, जैसे मान लो 2 है, 4 6 8 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन है हम लोग कांस्टेंट वैल्यू 2 को ऐड कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म. इसका पहला टर्म को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट टर्म को क्या से डिनोट करते हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है. उसके बाद ये सेकंड टर्म है, इसको या तो तुम a स्मॉल a 2 से डिनोट करो या फिर टर्म 2 t2 से डिनोट करो. बार बराबर है. टर्म ये कौन सा टर्म है? टर्म 3. मतलब तुम या तो इसको a3 से डिनोट करो या फिर तुम t3 से डिनोट करके डिनोट करो. बार बराबर है. तो अगर मान लो इसी तरह से अगर हम लोग को जैसे कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म है, तुमसे एक बार में कोई पूछे कि व्हाट इज 50th टर्म, मतलब 50th टर्म क्या होगा, तुमसे अगर पूछा जाए तो फिर हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए टर्म निकालने का. टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? a plus n minus 1 into d. जहां पे n क्या डिनोट करते हैं? पोजीशन ऑफ द टर्म. मतलब जो टर्म हम निकालना चाहते हैं वो टर्म का ये पोजीशन डिनोट करता है. a क्या डिनोट करते हैं? a means the first term, n जो यहाँ पे होगा सेम n यहाँ पे आएगा. d का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. जैसे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 - 2 2 हुआ, 6 - 4 2 हुआ, 8 - 6 2 है. क्योंकि हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है इसीलिए इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बताओ तो. एपी बोलते हैं इसको. तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. मतलब जो भी हम टर्म ले रहे हैं उसको क्या से माइनस करेंगे हम लोग? प्रीवियस वाले टर्म से माइनस करेंगे. तो ये दो फॉर्मूला पे बेस्ड तुम्हारा पहला एक्सरसाइज जो मैंने तुम लोग को अभी ग्रुप में भेजा है. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आरएस लेवल और ये पहला एक्सरसाइज अभी हम लोग करने वाले हैं जिसमें ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड तुम्हारा एक्सरसाइज. तो अगर मान लो हम लोग को एक सीरीज, सपोज एक सीक्वेंस दिया हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर गिवन अ सीक्वेंस लेट्स से 3, 5, 7 और इस सीक्वेंस का हम लोग को सपोज 10th टर्म निकालना है, t10 निकालना है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दो चीज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. और दो चीज क्या है कि पहला टर्म क्या है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है. ठीक है, 2 है कॉमन डिफरेंस. और अब हम लोग को अगर 10th टर्म डिटरमाइन करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a दैट इज 3 प्लस n minus 1 into d that is 2. अब बस यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, you get the answer that is 20. इसका 10th टर्म क्या है? 21. ऑलराइट, तो काफी आसान एक्सरसाइज है ये. क्लास 10 में भी तुम लोग ने किया है. तो मैं यहाँ पे कुछ सम्स को मार्क करता हूँ. एक बार फटाफट सबको एक बार वो सम्स अभी करके दिखाऊं. जो भी मैंने भेजा है तुम लोगों को पेज, उसका सम नंबर 4 7 10 11 14 ये सारा इतना सारा सम एक बार करके फटाफट मुझे बताओ. स्टार्ट. So everyone note down. Question number 7. देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने लोगों को एबी दिया हुआ है, which is 5, 8, 11, 14 and so on. तो पूछा जा रहा है कि इस पूरा इसका एबी का 320 कहां पे आएगा? कौन से टर्म इज व्हिच टर्म इज 320? इज नोट डाउन. जैसे यहां पे हम लोग को दिख रहा है कि 5 फर्स्ट टर्म है, 8 सेकंड टर्म है, 11 थर्ड टर्म है, 14 फोर्थ टर्म है. तो वैसे 320 भी कहीं ना कहीं तो आएगा ही. ठीक है, तो 320 कौन सा टर्म है ये हम लोग को पूछा जा रहा है. तो हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा टर्म है 320. सो लेट 320 be nth term is note down. You can also denote tn with an या फिर तुम लोग स्मॉल tn से भी डिनोट कर सकते हैं. एक ही बात है. ठीक है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज.
ठीक है, तो हम लोग को पता नहीं है कि 320 कौन सा टर्म है, सो लेट इट बी nth टर्म। फॉर्मूला क्या होता है टर्म का, a जो कि यहाँ पे 5 है प्लस n माइनस 1, n तो पता ही नहीं है हम लोग को, इनटू d, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, इट इज 3। बस इसमें कैलकुलेशन कर लेना, यू गेट द आंसर। सो n कौन सा टर्म है यहाँ पे, ये कौन सा टर्म है 320, इट इज 106 टर्म, मतलब 320 कौन से पोजीशन पे आएगा बताओ तो, 106 पोजीशन पे आएगा। Therefore 320 is 106th term of the AP, मतलब इस AP का ये कौन सा टर्म है, ये 106th टर्म है। ओके एवरीवन, कॉपी करें। इसके बाद नंबर 10 है, और अगर किसी को भी कोई भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है ना उस समय, तो मुझे बता देना कि ये चीज ये तरीके से समझ में नहीं है, आई विल एक्सप्लेन वंस मोर। सर आप म्यूट पे हो। सी एवरीवन, देखो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है कि क्या इस सीक्वेंस का एपी का 302 कोई टर्म है या नहीं। हम लोग क्या करेंगे, लेट 302 be the nth term of this AP, हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम करने के बाद अगर n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आया और n का वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं आया, इसका मतलब 302 इस पर्टिकुलर AP का टर्म है। लेकिन अगर मान लो n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, या फिर n का वैल्यू अगर मान लो नेगेटिव आ गया, मतलब वो इस AP का टर्म नहीं है। सिंपल सा चीज है इसमें कि अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर टर्म है, क्या वो टर्म का पोजीशन कभी भी नेगेटिव में हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या किसी भी टर्म का पोजीशन कभी भी फ्रैक्शन में हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज 8.5 लोग प्रेजेंट हैं, ऐसा बोल सकते हैं, not possible. I cannot say that there are total 8.5% attending the class today. This is not possible. Are you understanding everyone? So that's why please make sure that the value of n cannot be negative, cannot be in fraction. तो पहले हम लोगों ने क्या किया कि ये 302 को nth टर्म ले लिया और यहां से हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो एक बार n का वैल्यू क्या है, क्या है n का वैल्यू, तो n हो गया 304 बाई 5। तो क्योंकि n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है 60.8, इसका मतलब 302 जो है इस AP का टर्म नहीं है। ऑलराइट एवरीवन, इसका मतलब 302 इस AP का टर्म नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। Therefore 302 is not the term of the given variable. Okay, now question number 30, try number 30. सर आप एक बार 10 का आंसर बता सकते हो। Yes. सिक्सटीन 16 और ये क्या है, नो मतलब ये जो है 302 इस पर्टिकुलर AP का टर्म नहीं है। नाउ यू ट्राई नंबर 13 एवरीवन। ओके, चलो 13 ट्राई करो, और 13 के बाद नंबर 16, 13 के बाद नंबर 16 करना। करेक्ट,
So everyone see question number 13 if you have doubt. देखो 13 में क्या क्या चीज दिया हो। सबसे पहला चीज इसमें सेकंड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग को सेकंड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है which is 31/4। इसमें हम लोग को 31st टर्म का वैल्यू दिया हुआ है which is हाफ। और हम लोग को लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म मतलब वो कौन सा टर्म है वो पता नहीं, मतलब हमको nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है which is -13/2। ये तीन चीज दिया हुआ है और यहां पे हम लोग को निकालना है फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो एक बार ध्यान से सबको नोट कर, लिसन यू आर वेरी केयरफुल। सबसे पहले ये दोनों कंडीशंस को यूज करके एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b। a means the first term, b means the common difference। how to do this? इन दोनों गिवन कंडीशंस को यूज करके obtain two equations and solve it simultaneously। हो गया a और d का वैल्यू। उसके बाद इस कंडीशन को लेके और ये फॉर्मूला अप्लाई करके a और d का वैल्यू पुट कर दो, n मिल जाएगा। अगर मान लो सपोज ये लास्ट टर्म है और ये सपोज एक बात मान लेते हैं ये 30/30th टर्म है, ये लास्ट टर्म है और ये 30th टर्म है, इसका मतलब इस AP में कितना टर्म्स है 30/30 टर्म्स है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, इस दो गिवन कंडीशंस को यूज करके स्मॉल a और स्मॉल d निकालना पड़ेगा। ओके, सो लेट a and b be the first term and the common difference, cd मतलब common difference respectively। ठीक है, अब हम लोग को सेकंड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है which is 31/4। now what is the formula to determine the term? it is given by a जो कि हमको पता नहीं है, a लिया मैंने, n-1 that is 2 - 1 into d जो कि हमको पता नहीं है, हम लोग ने d लिया। तो यहां से हम लोग को a plus d equals to 31/4 मिला, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लोग को सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि जो 31st टर्म है वो हाफ है, मतलब हम यहां से ये बोल सकते हैं कि a plus 30d equals to half। ठीक है, now solve equation number 1 and 2 simultaneously। first साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तुम लोगों को a और d का वैल्यू मिल जाएगा। तुमको बता सकते हो मुझे a और d का वैल्यू क्या है? इस मुझे बताओ एक बार, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। से d का -4 और e का 8। a का 8 और d का -1/4। 1/4, आई मीन -1/4। यस यस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट टर्म हमको पता है -13/2 है। apply the formula which is a plus n-1 into d which is -1/4। इसको सॉल्व करके उसके बाद n का वैल्यू डिटरमाइन करो, जो n का वैल्यू होगा उतना ही यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके, कंप्लीट कर इसको और कंप्लीट करने के बाद नंबर 13 करना। ठीक है, तो लगभग ये पेज सारा हो गया है। ठीक है, हो जाएगा 16 के बाद। सो लास्ट में if you solve and determine the value of n, can you tell me what is the value of n in this case? Yes, 59। so we can say that therefore there are 59 terms in an AP, in the given AP। मतलब इस given AP में टोटल कितने टर्म्स हैं? 59 टर्म्स। अब देखो यहाँ पे और क्या कंसेप्ट चाहिए, तब जाके आगे सब हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। नोट डाउन, सी अगर मान लो ऐसा लिखा रहेगा कि 3 numbers are equal, या फिर लिखा रहेगा मान लो 5 numbers are equal, तो देखो क्या करना तुम लोग, लिसन।
देखो 3 नंबर्स आर इन एपी, तो क्या करना तुम लोग, जो अगर मान लो 3 टर्म्स है टोटल, 3 टर्म्स है टोटल, तो मिडिल टर्म कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, मिडिल टर्म कितना होगा, 1 होगा। तुम खुद सोचो एक बार, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो मिडिल टर्म कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर इवन टर्म होगा तो मिडिल टर्म कितना होगा, 2। तो अगर मान लो 3 नंबर्स एपी में है तो बीच वाला टर्म क्या ले लेंगे हम लोग, a। ठीक है, और उसके लेफ्ट में टर्म जानने के लिए हम d सब्ट्रैक्ट करेंगे, और राइट का टर्म जानने के लिए हम d ऐड करेंगे। Did you get my point everyone? ठीक है, ये तरीका याद रखने का। अगर मान लो 5 नंबर्स एपी में होगा तो मिडिल टर्म कितना होगा, 1 होगा। उस मिडिल टर्म को तुम लोग वापस से a ले लेना। तो बताओ तो एक बार, a के लेफ्ट में कितना टर्म होगा और a के राइट में कितना टर्म होगा, 2 होगा या नहीं, लेफ्ट में भी 2, राइट में भी 2। तो लेफ्ट में 2 टर्म जानने के लिए d सब्ट्रैक्ट करते जाना, और राइट का टर्म जानने के लिए d ऐड करते जाना। All right, so you can remember this particular way, okay? कि अगर 3 नंबर्स एपी में होगा तो फिर ये 3 नंबर्स लेगा, अगर 5 नंबर्स एपी में होगा तो फिर ये 5 नंबर्स लेगा। सिमिलरली अगर मान लो सपोज लिखा होगा 4 नंबर्स आर इन एपी, तो फिर वो 4 नंबर्स को क्या लेगा, सुनना ध्यान से। पहला बात है कि अगर मान लो 4 नंबर्स एपी में होगा, इसका मतलब बीच में 2 टर्म होगा, तो वो 2 टर्म को क्या लेंगे हम लोग, वो 2 टर्म को a माइनस डी एंड a प्लस डी ले लेंगे। ठीक है, अब कोई बता सकता है कि ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? ये दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर हम दोनों में डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना आएगा, वेरी सिंपल, 2d। अब देखो a माइनस डी के लेफ्ट में एक टर्म होगा और a प्लस डी के राइट में एक टर्म होगा, तो इसके लेफ्ट का टर्म लाने के लिए 2d सब्ट्रैक्ट करना है। तो व्हाट इज a माइनस डी माइनस 2d, इट इज a माइनस 3d, एंड a प्लस d में अगर हम 2d ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। सो आई थिंक तुम लोग समझ गया होगा कि कैसे हम लोग करके ये याद रख सकते हैं, कैसे करके ये 4 नंबर्स अगर बोलेगा, 6 नंबर्स बोलेगा तो कैसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो आई थिंक 6 नंबर्स का भी तुम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 6 नंबर्स में बीच में कितना टर्म होगा, 2, तो वो 2 टर्म को यही लेना, ठीक है, और उसके लेफ्ट में 2 टर्म होगा और उसके राइट में 2 टर्म होगा। लाने के लिए क्या करेंगे, 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट का टर्म लाने के लिए 2d ऐड करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, नाउ बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप, आई मीन कांसेप्ट, वी हैव गॉट फ्यू मोर क्वेश्चंस। मैं भेज रहा हूं क्या है वो क्वेश्चंस, बट मैं मार्क कराता हूं पहले करना क्या क्या है। यू ऑल हैव टू डू नंबर 19 and 21, 2 sums. ठीक है, I'm just sending, just a moment. You can copy this. See number 21. See, first of all, angles of a quadrilateral are in AB. मतलब there are 4 angles which are in AB. So let the angles be a minus 3d degree, a minus d degree, a plus d and a plus 3d degree. All right everyone. अब देखो ये चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा, because we know that sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. I'm not writing statement, तो यहाँ पे सारा d कैंसिल हो गया, a plus a plus a plus a becomes 4a. 4a equals to 360 degree. So what is the value of a? 90 degree. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। तो बताओ तो कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री का मतलब क्या हुआ? बताओ तो कॉमन डिफरेंस जो है 10 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? क्या वो d का वैल्यू 10 डिग्री है या किसका वैल्यू 10 डिग्री है? बताओ। यस, कैन यू टेल मी, ये जो कॉमन डिफरेंस है 10 डिग्री, हां 2d is equals to 10. वेरी गुड। बहुत लोग इसमें क्या सोच रहे होगा पता है कि d मतलब कॉमन डिफरेंस, नहीं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है बताओ तो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सो यहां पे हम लोग को कॉमन डिफरेंस एंगल्स के बीच का 10 डिग्री दिया हुआ है।
तो फिर इसको सॉल्व करके 2d इक्वल्स टू 10 डिग्री हो जाएगा, मतलब d का वैल्यू 5 हो, d का वैल्यू 5, a का वैल्यू 90। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एंगल्स क्या हो जाएगा, 90 minus 3 5 is 15, 15 is 75 degree, 90 minus 5 is 85 degree, 90 plus 5 is 95 degree, and last one 105. Is this clear to everyone? Yes, clear हुआ ये? So everyone note down, after we have finished the sums based on term, let us start sums based on summation. Okay? तो अगर मान लो हम लोग को एक AP का, सपोज एक AP का अगर हम लोग को कुछ टर्म्स को ऐड करना है, ठीक है, जैसे मुझे पहला 4 टर्म्स को ऐड करना है, या पहला 5 टर्म्स को ऐड करना है, या पहला 10 टर्म्स को ऐड करना है, तो अगर ऐड करना है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल। इट इज Sn equals to n by 2 twice a plus n minus 1 into d. Now what does n represents here? n का मतलब है up to, मतलब जहां तक का तुमको समेशन निकालना है, मतलब मान लो तुमको पहला 10 टर्म्स तक का समेशन निकालना है, तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा। पहला 20 टर्म्स को ऐड करना है, मतलब n का वैल्यू 20 हो जाएगा। a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब लास्ट टर्म। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि मुझे लास्ट टर्म भी पता होता है, देखो क्या है, मुझे लास्ट टर्म भी पता होता है, l मतलब लास्ट टर्म, l का मतलब क्या है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म बोलो या फिर nth टर्म बोलो, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं। रिपीट, अगर कभी-कभी हम लोग को लास्ट टर्म का भी वैल्यू पता है, तो फिर हम ये फॉर्मूला को क्या बना सकते हैं, n by 2 a plus n। देखो n by 2 a plus n कैसे बना सकते हैं, ध्यान से नोट करना। क्या मैं 2a plus n minus 1 into d को a plus n minus 1 into d लिख सकता हूं, और a plus n minus 1 into d का मतलब लास्ट टर्म, जिसको हम लोग l से डिनोट करते हैं। तो अगर किसी भी सम में लास्ट टर्म मतलब जिसको l से डिनोट किया जाता है, और वो लास्ट टर्म का पोजीशन भी पता है कि वो कौन सा टर्म है, तो फिर हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, which is n by 2 a plus n। ठीक है, तो याद रखना ये फॉर्मूला पे बेस्ड सम है इस एक्सरसाइज में जो मैंने भेजा है। Now let us start the first question of this exercise। यहाँ पे तुम लोगों को AB दिया हुआ है, और हम लोग को यहाँ पे 24 टर्म्स, मतलब हम लोग को सम ऑफ 24 टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला चीज, the value of a is given to us which is 1, कॉमन डिफरेंस पता है हम लोग को which is 2, और हम लोग को यहाँ पे निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, मतलब मुझे पहला 24 टर्म्स को ऐड करना है, मतलब S24 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, n by 2, ये देखो n by 2 twice a, that is 202, plus n minus 1, that is 24 minus 1 into d, that is 2। इसको कैलकुलेट कर लो, you get the answer। ट्वेल्व इंटू 48। ओके, और ये कॉपी करने के बाद everyone will try these sums which I am giving, and that is number 2, then number 5 and number 6। तीन सम 2, 5 and 6 right now। So everyone note down, your homework is 7A all the questions, and 7B till 10. This much for today।